हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पोएम जो कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर की है, तो फर्स्टली आप उस पोएम को देखिएगा, क्योंकि बिना उस पोएम को पढ़े देखे आप क्वेश्चंस आंसर्स को नहीं समझ पाएंगे। डस्ट ऑफ पोएम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। Without wasting our time, we will start. First question is, what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया है इसे, और किस तरह से ये जो डस्ट ऑफ स्नो है उसने कभी की मूड को, कभी के माइंड को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू द टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रिफ़र करता है स्नो के बहुत ही छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं। टिनी मीन्स होता है स्मॉल, छोटा सा, बर्फ़ का छोटा सा हिस्सा। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट पोइट रिफर टू देम एज डस्ट। और वो स्नो के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने टिनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि पोइट ने यहाँ पे उसे डस्ट की तरह यूज किया है। द पोइट वॉज इन एन ऑफुल मूड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम। कभी जो कि बहुत ही दुखी, परेशान है, दुखी है, बहुत ही डिप्रेस्ड मूड में है, लेकिन जब जो स्नो के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर गिरते हैं, दिस चेंज्ड द पोइट्स फ्रेम ऑफ माइंड इंस्टेंटली। तो ये जो बर्फ़ के गिरने से एकदम से, इंस्टेंटली मीन्स होता है सडनली, अचानक, उसके माइंड क्या हो जाता है, जो उसका माइंड मेकअप होता है, यानी कि जो परेशान होता है, दुखी होता है, वो एकदम से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है खुशी में, यानी कि वो खुश हो जाता है। एंड हिज डे गॉट अ लॉट बेटर, यानी कि जो पहले गुजार रहा था अपना दिन परेशानी में, दुख में, उससे अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो इसमें इस तरह से हमने देखा कि जो टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो है वो पोइट के लिए कितने ज़्यादा अच्छे प्रूफ हुए, कितने अच्छे साबित हुए कि उसने उसकी दुख को खुशी में बदल दिया। Next question is, how does Frost present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer. How does Frost present nature in this poem? यानी कि इस कविता में फ्रॉस्ट ने प्रकृति की किस पिक्चर को, किस सीन को क्रिएट किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर सोचने में मदद करेंगे। तो फर्स्ट है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से पक्षी हैं जो कि सामान्य तौर पे हम कविताओं में देखते हैं, यूज किए जाते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो क्रो है वो प्रायः पोएम्स में यूज किया जाता है, यानी कि जो क्रो है वो मोस्ट ऑफ द पोएम्स में हम देखते हैं। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। और जब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माइंड में एक क्रो की इमेज आती है तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कहा गया है। अब देखिए, वर्ड लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पीकॉक आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स। पक्षी जैसे कि स्पैरो है, नाइटिंगेल है, पीकॉक है, ये मोस्टली हमें कविताओं में देखने के लिए मिलते हैं। अनलाइक दीज वर्ड्स, यानी कि जो यहाँ पे क्रो और हेमलॉक यूज हुआ है, इनकी जगह पे मोस्टली हमें कौन से, क्रो की जगह कौन से वर्ड्स देखने को मिलते हैं, स्पैरो, नाइटिंगेल, पीकॉक, लाइक दिस। क्रोज आर ऑफन सीन एज द इंडिकेटर ऑफ डूम। जो क्रो है वो मोस्टली हम देखते हैं किसका है, डूम का, यानी कि डिप्रेशन का है, डिप्रेस्ड का है, एंड फियर सिंबल है इसका। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर निगेटिव रेफरेंसेस। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हैं वो निगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, निगेटिव रेफरेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। सेकेंड इसी का पार्ट है, अगेन, what is a hemlock tree? Why does not the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or an pine? यानी कि एक बार फिर से हम देखते हैं what is a hemlock tree? hemlock tree क्या है? Why does the poet write? कभी ने इस और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ट्री हैं, प्लांट्स हैं, लेकिन कभी ने इन, जैसे कि जो सुंदर से प्लांट्स मोस्टली हमें पोएम्स में देखने को मिलते हैं, बहुत सारी पोएम्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे ट्रीज़ के ऊपर लिखी गई हैं, जैसे कि मैपल है, ऑक है, पाइन है, इनको एज ए पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। बहुत देखने में सुंदर भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं, लेकिन जो कवि है यहाँ इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन सारे ट्रीज़ की जगह पे
हेमलॉक ट्री को क्यों यूज किया है, उसका मतलब क्या था ये यूज करने का, वो क्या बताना चाह रहा है। ट्रीज आर आल्सो सीन एज माइटी क्रिएचर इम्पार्टिंग विजडम एज दे आर टू ओल्ड, यानी कि जो पेड़ होते हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा एक इस मतलब यूनिवर्स में क्या एक पावरफुल क्रिएचर होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो भी अपनी मतलब उन ट्रीज के थ्रू क्या किया जाता है, एक विजडम को शो किया जाता है। दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कनेक्टेड विद ऑब्जर्विंग ऑल द निगेटिव एनर्जी। जो ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि एक निगेटिव एनर्जी को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करते हैं। बट देयर आर ट्रीज दैट आर पॉइजनस टू, यानी कि जो यहाँ पे ट्री है जो यूज किया गया है, जो हेमलॉक है, वो कैसा है, पॉइजनस है, लाइक अ हेमलॉक ट्री। द पोइट डज नॉट मेंशन अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल, यानी कि कभी ने यहाँ पे इतने इतने जो अच्छे ट्री होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, उनको यूज नहीं किया, जैसे कि मैपल होता है, ऑक होता है, पाइन होता है। बिकॉज ही वांट्स टू इंडिकेट अ सैड सीन, क्योंकि क्यों कभी ने इतने सुंदर पेड़ों को यूज नहीं किया है, क्योंकि वो एक निगेटिव, एक सैड, एक डिप्रेशन वाला सीन क्रिएट करना चाहता है। बीइंग पॉइजनस, यानी कि बहुत ही हार्मफुल जो ट्री है उसे शो किया है उसने। अ हेमलॉक ट्री इज़ कंसीडर्ड बैड एंड सो ही रिफर्स टू इट, और जो हेमलॉक ट्री है उसे बहुत ही बुरा माना जाता है, ऑमिनस माना जाता है, बैड ऑमिन माना जाता है, इसलिए कवि ने यहाँ पे इस ट्री को रिफ़र किया है। नेक्स्ट थर्ड इसका पार्ट है जो हम देखेंगे, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। जो क्रो और हेमलॉक हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं, जॉय और सरो, खुशी दिखाते हैं या दुख दिखाते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, और ये जब क्रो जो है हेमलॉक ट्री से हिलाता है तो फिर क्या होता है पोइट के साथ में। बोथ क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही क्या है, निगेटिव सेंस में यूज किए गए हैं, सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड बोथ द निगेटिव क्रिएचर्स, फ्रॉस्ट ने दोनों ही निगेटिव क्रिएचर्स को यूज किया है एज द कैरियर ऑफ पॉजिटिज्म एंड स्ट्रेंथ दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज डे फॉर द बेटर। यानी कि जो ये ट्री और क्रो है वो दोनों क्या हैं, वैसे तो निगेटिव क्रिएचर है, निगेटिविटी के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये निगेटिव होकर के भी इन्होंने क्या किया है, एक पॉजिटिविटी को ट्रांसफ़र किया है। उसकी पॉजिटिविटी की जो पावर है उसके द्वारा पोइट के दिन को अच्छा बनाया गया है। बाय नॉट यूजिंग वर्ड्स लाइक स्पैरो एंड नाइटिंगल एंड ट्रीज लाइक मैपल, कभी ने यहाँ पे स्पैरो, नाइटिंगल और मैपल, ओक, पाइन ट्री को यूज नहीं किया है। द पोइट हैज़ ट्राइड टू ब्रेक डाउन ऑल द प्रीकॉन्सीव्ड, यानी कि जो कवि है वो यहाँ पे उन सारे प्रीकॉन्सीव्ड यानी कि उन सारे सुपरस्टिशंस, उन सारे ऑर्थोडॉक्स को तोड़ना चाहता है, जो कि ऑर्थोडॉक्स विचारों को तोड़ना चाहता है। वी हैव अबाउट सर्टेन एजेंट्स ऑफ नेचर, जिसे कि हमने एक निश्चित तौर पे प्रकृति के एजेंट मान रखा है, यानी कि कुछ ऐसी क्रिएचर हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम क्या मानते हैं, निगेटिविटी के तौर पे लेते हैं, और ऐसी ट्रेडिशन है, ऐसी परंपरा है, उसे एक परंपरा में शामिल कर रखा है हम लोगों ने कि ये हमेशा निगेटिविटी का सिंबल है, तो ये हमेशा गलत ही होगा। ही ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट एज हाउ इट इज़। वो यह जो पोइट है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि संसार को हमें उस तरह से नहीं देखना है जैसा कि दिखता नहीं होता है, जैसा कि दिखता है, बट एज हाउ वी वांट टू सी इट, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से देखते हैं। दस द क्रो सिटिंग एंड अ हेमलॉक ट्री, इस तरह से जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है। टुगेदर मेड हिज डे बेटर, और दोनों ही मिलके उस कवि के दिन को अच्छा बना देते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय, और डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइट के लिए जॉय का काम करती है, हैप्पीनेस का काम करती है, खुशी का काम करती है।